हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको संभावित ऐसा हूँ, आज उस कड़ी में हम लोग 18वें नंबर का निबंध देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने 17 निबंध करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप उसे ज़रूर देख लेंगे। दोस्तों, यह जो आज का टॉपिक है, यह बिहार के बहुत ही एक फेमस कहावत पर आधारित है, जिसे ग्रामीण लोगों में, ग्रामीण समाज के लोग बड़े चाव से इसे कहते हैं। अब इसे किस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, जब इस निबंध को हम लोग देखेंगे तो आप खुद समझ लेंगे। तो चलिए इस निबंध को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस तरीके के निबंध को जब आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपका प्रयास होना चाहिए कि उस निबंध के टॉपिक का आप बखूबी अर्थ समझ लें। एक बार जब आप उसका अर्थ समझ लेंगे तो आपके लेखन में भटकाव नहीं होगा। तो पहला काम इसका अर्थ समझना। तो चलिए समझते हैं। न नैहरे सुख न ससुरे सुख, इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ है कि यह कहावत उस स्थिति को दर्शाती है जब कोई व्यक्ति दो परिस्थितियों के बीच फंसा होता है और उसे दोनों से ही संतोष नहीं मिलता। विशेष रूप से आप देखेंगे, यह विवाह के बाद एक महिला की मानसिक स्थिति को व्यक्त करती है, जहां उसे न तो मायके जैसा आराम मिलता है, न ससुराल में पूरी तरीके से अपनापन। आप देखेंगे कि एक लड़की की जब शादी हो जाती है और ससुराल जाती है तो वहाँ उससे नए नए अपेक्षाएं लोग करते हैं, तो उसे घर जैसा माहौल नहीं मिल पाता। लेकिन जब वह ससुराल से अपने मायके जाती है, अर्थात अपने पुराने घर, तो उसे वहाँ भी परिस्थितियाँ बदली बदली सी नजर आती है। वैसी परिस्थितियाँ नहीं मिलती जैसे शादी के पहले था। इसी परिप्रेक्ष्य में इस कहावत को कहा गया है कि न नैहरे सुख न ससुरे सुख। आप इस कहावत का अर्थ बखूबी समझ गए। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करेंगे और काफ़ी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम आईडी से आप जुड़ जाएं, जहां पर आपको समय समय पर पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे और भूमिका में कुछ अच्छे लाइन, जिससे निबंध आपका बहुत ही बेहतर लगे और काफ़ी अच्छा लगे, जिससे जो टीचर हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके। तो चलिए क्या लिखेंगे। न अब मायके अपना रहा, न ससुराल ही घर बना, दो किनारों के बीच भटकती मैं नदी सी बह चली। अब देखिए, आपको लग रहा होगा इसका अर्थ क्या है। देखिए, विवाह के बाद एक स्त्री न तो पूरी तरीके मायके से जुड़ी रह जाती है, न ही ससुराल में पूरी तरह अपना स्थान बना पाती। आप देखेंगे, वह दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह होती है, जहां वह दोनों जगह से भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है, लेकिन कहीं भी पूरी तरीके से अपनी पहचान नहीं बना पाती। यह उसकी उस मानसिक स्थिति को दर्शाता है जहां वह अपने अस्तित्व की खोज में नदी की पानी की तरह बहती रहती है। जैसे नदी अपने दोनों किनारों से जुड़ी रहती है, लेकिन किसी एक किनारे से अस्थायी रूप से कभी भी नहीं जुड़ पाती, कभी भी नहीं ठहर पाती। यही स्थिति एक महिला की मानसिक स्थिति को दर्शाती है। तो चलिए देखते हैं इस निबंध को। अब आगे पैरा चेंज करेंगे और आप लिखना शुरू करेंगे कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और हर व्यक्ति को समय समय पर नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई बदलाव आता है तो व्यक्ति पुराने और नए जीवन के बीच झूलता रहता है। इसी मनोदशा को दर्शाने के लिए लोकमानस में एक कहावत प्रचलित हुई, न नैहरे सुख न ससुरे सुख। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो व्यक्ति का जो जीवन है ना, परिवर्तनशील है, अस्थायी कभी नहीं हो सकता। जब भी किसी के जीवन में बदलाव आता है, जैसे कि शादी होना या नौकरी होना या कहीं किसी शहर में जाकर बस जाना, तो यह समस्या व्यक्ति के सामने मतलब आती है। आप देखेंगे कि जो ये बीच की स्थिति होती है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, यह संक्रमणकालीन स्थिति होता है। इस दौरान आप देखेंगे कि वो अपने पुराने अनुभवों और नए नए अनुभवों के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश तो करता है, बट कर नहीं पाता। इसी में वह कभी कभी वह न तो पुराने जीवन को पूरी तरीके से छोड़ पाता और न नए जीवन में पूरी तरीके से रम पाता है या समा पाता है, जिससे उसके मन में एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती रहती है बराबर। फिर पैरा चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे कि इस कहावत का शाब्दिक अर्थ है, किसी भी बदलाव के बाद व्यक्ति न तो पुरानी स्थिति में पहले जैसा संतोष पाता है और न ही नई परिस्थितियों में पूरी तरीके से सुखी पाता है।
यह कहावत मुख्यतः विवाह के संदर्भ में कही जाती है, जब किसी स्त्री को न तो अपने मायके जैसी सुख सुविधाएं मिलती है और न ही ससुराल में पूरी तरीके से अपनापन महसूस होता है। दोस्तों, आप इस बात को ऐसे समझिए कि विवाह के बाद एक स्त्री को अक्सर अपने मायके जैसी स्वतंत्रता और सुविधा ससुराल में कभी नहीं मिलती और न ही वह पूरी तरीके से अपने मायके की तरह ससुराल में सहज महसूस कर सकती है। मायके में देखिएगा, एक लड़की अपनी बेटी की तरह होती है, जहां उसे बिना शर्त प्यार मिलता है, जबकि ससुराल में उसे खुद को साबित करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। और इस दोहरी परिस्थिति में मतलब अपने को वह विकट मतलब असमंजस की स्थिति में पाती है। आप यहाँ देखेंगे कि जब ससुराल एक लड़की जब जाती है तो लोग उससे अपेक्षा तो करते हैं, उसमें बदलाव तो खोज मतलब महसूस करते हैं, लेकिन व्यक्ति का यह नेचर है कि दूसरे से अपेक्षा तो हम करते हैं, लेकिन खुद अपनी अपेक्षाओं पर ही खरे नहीं उतरते। जब फिर लिखेंगे कि लेकिन गहराई से विचार करने पर यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वह नौकरी हो, प्रवास हो, सामाजिक स्थिति हो या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। कहने का मतलब है कि यह सिर्फ एक महिला के संदर्भ में ही यह बातें कहावत फिट नहीं बैठती, आप इसे विभिन्न संदर्भों में भी आप देख सकते हैं। यह कहावत पूरी तरीके से मतलब फिट बैठती है, चाहे कुछ भी हो, जैसे नौकरी की स्थिति आ जाए, मतलब एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी, प्रवास जैसे कि एक जगह रह रहे हैं वहां से जाकर दूसरी जगह रहना चालू करेंगे, सामाजिक स्थिति एक परिवेश में रहकर दूसरे परिवेश में जाएंगे, मनोवैज्ञानिक स्थिति पर मतलब बहुत सारे चीज में मतलब इस तरीके की चीज़ों का ना हमें सामना करना पड़ता है। अब देखिएगा, कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति अपनी एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में जाता है तो वह असमंजस की स्थिति में खुद को पाता है। फिर जब पैरा चेंज करके और इसको लिखना चालू करेंगे कि भारतीय समाज में विवाह को केवल एक संबंध नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत माना जाता है। यह न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। विवाह के बाद लड़की को अपने नए घर में खुद को स्थापित करना होता है, जहां उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप इसको ऐसे समझिए, भारतीय समाज में जब एक लड़की और एक लड़का का शादी होता है ना, तो सिर्फ उन दोनों का ही मिलन नहीं बल्कि यहाँ पे दो परिवारों का मिलन होता है, दो परिवारों का एक नया रिश्ता जुड़ता है। इसे एक स्त्री और पुरुष के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जहां आप देखेंगे कि उसकी भूमिका और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और यहाँ पर खास कर लड़की के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि विशेष रूप से लड़की को लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है, क्योंकि उसे एक नए परिवार में खुद को स्थापित करना पड़ता है, नए रिश्तों को निभाना होता है और अपनी नई पहचान बनानी होती है। तब यह द्वंद्व काफ़ी ज़्यादा उसके मन में असमंजस की स्थिति बनी होती है। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और आप लिखेंगे कि विवाह के बाद, कहने का मतलब है कि विवाह के बाद जो स्थिति पैदा होती है उसी मनोदशा को हम लोग मतलब इस पॉइंट से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मायके से दूरी का दर्द। अब देखिए, बचपन में जिस घर में पली बढ़ी, जहां हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी हुई, वहां से अचानक दूर हो जाना किसी भी लड़की के लिए भावनात्मक रूप से कठिन होता है। आप देखिए, लड़की को आप देखेंगे ससुराल में नई परिस्थितियों में ढलना होता है, उसे नए रिश्तों को समझना होता है। आप देखेंगे सास ससुर ननद देवर जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं उनके साथ संतुलन बनाना होता है। कई बार देखेंगे उसे अपनी इच्छाओं और पसंद से भी समझौता करना पड़ता है ताकि परिवार के साथ वह तालमेल बैठा सके। इसलिए आप देखेंगे वह अपनी अस्तित्व का एक प्रकार से नया डिफिनेशन बना लेती है और धीरे धीरे परिवार में जगह बनाने की कोशिश करती है। और फिर आगे लिखेंगे कि जब वह विवाह के बाद मायके जाती है तो देखती है कि परिस्थितियां बदल चुकी है, उसके कमरे में कोई और रहने लगा है। माता पिता अब उतनी स्वतंत्रता नहीं दे सकते क्योंकि वह यह सोचने लगते हैं कि अब वह ससुराल की जिम्मेदारी है। दोस्तों, जब एक लड़की शादी होने के बाद ससुराल से जब मायके आती है तो क्या होता है कि उसे एक विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ता है, मतलब परिस्थितियां बदल जाती है। अब आप इसको थोड़ा सा इस संदर्भ में समझिए
कि मायका लड़की का पहला घर होता है, जहाँ उसका बचपन बीतता है, जहाँ वह खुलकर अपने माता पिता के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकती है। जब विवाह के बाद वह मायके से दूर हो जाती है तो उसे वह स्वतंत्रता, वह प्यार, वह खुलापन, वह अपनापन आप देखेंगे ससुराल में नहीं मिल पाता। उसे अपने माता पिता, भाई बहन, बचपन की यादें, बचपन का वह प्यार, बचपन की वह गावें बहुत हद तक याद आती है, जिससे देखेंगे उसके मन में एक विरह, एक भावनात्मक दर्द पैदा हो जाता है और वह दूरी उसे अंदर से एहसास दिलाती है। फिर आप लिखेंगे कि बचपन की गलियों से निकले जो एक दिन, तो जाना कि खुशियाँ भी सीमित होती है। अब इस पंक्ति का क्या अर्थ होता है कि बचपन में हमें लगता है कि जीवन में खुशियाँ अनंत है, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा होता है तो जीवन की जिम्मेदारियों को उसे उठाना पड़ता है और तब उसे एहसास होता है कि खुशियाँ भी समय और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आप देखेंगे कि बचपन का संसार ना बहुत छोटा होता है, जहाँ पे लोग ना कोई मतलब किसी का फिक्र नहीं, एक मासूमियत से भरा जीवन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमें अपनी सीमाओं और जिम्मेदारियों को समझना पड़ता है और कहीं ना कहीं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग बंध जाते हैं। फिर पैरा चेंज करेंगे और आप इसको लिखना फिर मतलब लिखना शुरू करेंगे कि ससुराल में नई पहचान बनाने की चुनौती। इस बिंदु में आप फिर कुछ बातों को लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे कि विवाह के बाद लड़की जब ससुराल जाती है तो वहाँ उसे नए रिश्तों को निभाना पड़ता है। उसे अपनी इच्छाओं और आदतों को पीछे छोड़कर ससुराल की परंपराओं और अपेक्षाओं के अनुसार ढलना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार उसकी राय को भी महत्व नहीं दिया जाता। आप इसको ऐसे समझिए कि लड़की को ससुराल में खुद को एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी भाभी, एक अच्छी ननद के रूप में साबित करना पड़ता है और लोग इस बात की अपेक्षा करते हैं। बट लोगों को समझना चाहिए कि वह भी किसी घर की एक लड़की है और वह भी आपके घर में जब आती है तो आप उसको समझें, आप उसको मतलब समझाएं। लेकिन होता इसका उल्टा है, उसे अपने संस्कार, व्यवहार और कार्यों से यह दिखाना होता है कि हम आपके परिवार का एक बेहतर हिस्सा बन सकते हैं। इसी संदर्भ में उसे कई बार अपनी इच्छाओं से समझौता करना पड़ता है और जिस परिवार में जाती है उसकी परंपराओं में उसे ढलना पड़ता है और वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करना पड़ता है। और यह कहीं ना कहीं एक लड़की के मन में एक असमंजस का भाव पैदा करता है। जब इन संदर्भों में जब आप दिखाएंगे तो अब इस कहावत को हम लोग विभिन्न परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। मतलब जितने भी परिप्रेक्ष्य मतलब इसमें आएंगे, शॉर्ट में हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्य संदर्भों में इस कहावत की प्रासंगिकता हम लोग शादी विवाह एक महिला के परिप्रेक्ष्य में देख लिए हैं। अब अन्य परिप्रेक्ष्य में इस कहावत को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कैसे फिट बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नौकरी और करियर में बदलाव। अब देखिए क्या होता है, कई बार लोग अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर नई नौकरी में जाते हैं लेकिन वहाँ भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। पुरानी नौकरी में जो आत्मीयता थी वो नई जगह नहीं मिलती और नई जगह की चुनौतियाँ अलग होती है। अब देखिए, जब व्यक्ति पुराना नौकरी छोड़ देता है तो वह नया नौकरी में बेहतर अवसर और माहौल तलाश कर ही छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि मैं जब नई नौकरी या नया नौकरी में जाऊंगा तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। लेकिन जब वह वहाँ जाता है तो उसे वहाँ की नई चुनौतियाँ, नए दोस्त, नए कार्यशैली के साथ तालमेल बैठाना ना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। इसीलिए पुरानी नौकरी की जो सहजता होती है, जो अनुभव होता है, उसमें नई की तुलना में एक प्रकार से उसके मन में ना द्वंद्व पैदा करता है, असहजता पैदा करता है, जिससे संतुष्टि उसे नहीं मिल पाता। जब इस परिप्रेक्ष्य में दिखाने के बाद फिर नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में दिखाने का इस कहावत को मतलब प्रयास करेंगे कि प्रवासी जीवन और विस्थापन। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि जब लोग अपने गांव, शहर या देश को छोड़कर कहीं और बस जाते हैं तो इस कहावत को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। वे न तो पुराने स्थान की सहजता पाते हैं और नए स्थान की चुनौतियों में पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, पुरानी जगह जब आप कोई व्यक्ति कहीं रहता है और नया जगह जाता है तो पुरानी जगह की यादें और सहजता व्यक्ति को नई जगह पे पूरी तरीके से घुलने नहीं देती। वह नई संस्कृति और नई भाषा और माहौल को अपनाने में उसे एक अजीब सा फील होता है। आप देखेंगे उसमें व्यक्ति पूरी तरीके से अपने पुराने जगह जहाँ वह रहता था उसे नहीं भूल पाता है और न ही नए स्थान पे पूरी तरीके से खुद को स्थापित कर पाता है।
और जिससे उसके अंदर एक भावनात्मक और मानसिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब इस परिप्रेक्ष्य में दिखाएंगे तो फिर आप इसे थोड़ा करंट टच देंगे और इसको आधुनिक जीवन शैली और परंपरा के परिप्रेक्ष्य में इस कहावत को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आधुनिक जीवन शैली और परंपरा। आज का युवा परंपराओं और आधुनिकता के बीच फंसा हुआ है। एक और परिवार और समाज की परंपराएं हैं जो उसे संस्कारों से बांधे रखती है, तो दूसरी ओर आधुनिक दुनिया की तेज रफ्तार जो उसे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना सिखा रही है। दोस्तों, आज का युवा ना एक ऐसी स्थिति में खड़ा रहता है जहां एक तरफ उसके पारिवारिक मूल्य, परिवार की अपेक्षा, समाज के संस्कार जहां उसे मर्यादित रहना और अनुशासित बनाना सिखाती है, वहीं आप देखेंगे दूसरी तरफ वह आधुनिकता की चकाचौंध जहां उसे आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और नए विचारों वाला बनाना चाहती है। यह द्वंद्व इसलिए पैदा होती है क्योंकि आप देखेंगे परंपरा स्थिरता और सामूहिकता पर जोर देती है, जबकि आधुनिकता व्यक्तिवाद और तेजी से बदलती दुनिया को अपनाने पर बल देती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। पहले जहां लोग परिवार में समूह में रहना पसंद करते थे, आज अकेला रहना पसंद करते हैं। आज दो, जैसे कि एक और दूसरे तरीके से समझिए कि जब एक लड़का का शादी हो जाता है तो पहले जब शादी होता था तो लोग परिवार में रहना अच्छा पसंद करते थे, लेकिन आज जैसे ही शादी होती है तो लड़का लड़की अलग रहना पसंद करते हैं। कहने का मतलब है कि अब आधुनिकता उसे व्यक्तिवाद पर जोर देना सिखाती है और नई दुनिया की तरफ उसे आकर्षित करती है। फिर जब इतना लिखेंगे तो फिर पैरा चेंज करेंगे कि वह न तो पूरी तरीके से पुराने मूल्यों को छोड़ सकता है और न ही आधुनिकता में पूरी तरीके से घुल मिल सकता है। इस द्वंद्व में वह पूरी तरीके से परंपराओं का न तो हिस्सा बन पाता है और न ही आधुनिक जीवन का पूरी तरीके से आनंद ले पाता। कहने का अर्थ है कि वह पुराने आदतों, पुराने मूल्यों से भी बंधा रहता है और नए मूल्यों को भी अपनाना चाहता है, और यह द्वंद्व उसे पूरी तरीके से आनंद जीवन का लुत्फ नहीं उठाने देता। जब इतना आप लिखेंगे तो फिर इसे नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। रिश्तों में असंतोष, इस परिप्रेक्ष्य में इस कहावत को हम लोग समझेंगे कि न नैहरे सुख न ससुरे सुख वाली। अब देखिए इसमें क्या हम लोग समझेंगे कि रिश्ते हमारे जीवन का आधार होते हैं, लेकिन कई बार हम उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाते। परिवार में अपनापन होते हुए भी कभी कभी हमें स्वतंत्रता की कमी महसूस होती है। विवाह के बाद पति पत्नी के बीच भी अपेक्षाओं का टकराव होने लगता है। इसको ऐसे समझिए, रिश्ते हमें सुरक्षा और एक प्रकार से भावनात्मक सहारा देता है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी लोग ज़्यादा अपेक्षा करने लगते हैं। परिवार हमें प्रेम तो देता है, लेकिन साथ ही हमसे कुछ नियम और परंपरा का पालन करने का उम्मीद भी करता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुद फैसला लेना चाहता है तो आप देखेंगे कि टकराव पैदा होना शुरू हो जाता है। इसलिए कई बार रिश्तों में अपनापन होने के बावजूद भी हमें आज़ादी की कमी महसूस होती है और एक दूसरे के बीच में टकराव, असंतोष का भाव पनपने लगता है। फिर लिखेंगे, ख्वाब थे चांद जैसा, हाथ आया धुआं, हमने चाहा बहारे, मिली रेत की आंधिया। दोस्तों, इसका अर्थ है जीवन में हमने बड़े और खूबसूरत सपने देखे थे, लेकिन जब उन्हें पाने की कोशिश की तो हाथ सिर्फ लगा निराशा। हमने उम्मीद की थी जीवन में खुशियाँ की बहारें आएगी, मगर हकीकत में हमें मुश्किलों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। इसका एक संक्षेप में अर्थ समझिए कि जब व्यक्ति की उम्मीदें और वास्तविकता के बीच बड़ा अंतर होता है तो उसे अपनी मेहनत के बावजूद भी सफलता पाने में कठिनाइयाँ मिलती है। जब इतना बताएंगे तो फिर पैरा चेंज करके आप लिखेंगे कि असंतोष जब पैदा होता है तब हमें रिश्तों में सिर्फ पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन देने का भाव नहीं रखते हैं। यदि हम ईमानदारी, प्रेम और समझदारी से रिश्ते निभाएं तो यह अधूरापन भी संतोष में बदल सकता है। कहने का मतलब है, रिश्ते तभी संतुलित रहते हैं जब उनमें आपसी सहयोग और समझदारी हो। संबंधों की सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम कितनी उदारता से प्रेम और सहयोग दे रहे हैं, न कि केवल पा रहे हैं। जब इतना लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे कि जो इस प्रकार का एक व्यक्ति के मन में द्वंद्व रहता है उससे कैसे बाहर निकलें, कैसे बाहर निकलने का कोशिश करना चाहिए। अब इसके बारे में कुछ बातें हम लोग लिखेंगे। तो देखिए,
इस द्वंद से निकलने का सबसे अच्छा तरीका स्वीकार्यता और संतुलन ही हो सकता है। अब कैसे, इसको हम लोग कुछ लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। पहला, आप परिस्थितियों को स्वीकार करें। हर परिवर्तन के साथ कुछ नया सीखने को मिलता है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हमें हर जगह खुशी मिल सकती है। कहते हैं कि सृष्टि परिवर्तन जो है सृष्टि का शाश्वत नियम है, इसलिए परिवर्तन के साथ हमें ना तालमेल बैठाने का जरूर कोशिश करना चाहिए, और जब तालमेल बैठा लेंगे तो खुशियाँ अपने आप आपको मिल जाएगी। सेकेंड बताएंगे, सेकेंड लिखेंगे, आपके संबंधों को मधुर बनाएं। अब देखिए, यदि ससुराल में या नई नौकरी में हमें पूरी तरीके से सहजता नहीं मिल पाती, तो हमें खुद प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आस-पास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाएं। कहने का मतलब है कि जब हम किसी नए स्थान या नए माहौल में जाते हैं, तो वहाँ कुछ चुनौतियों से पहले स्वीकार कर लेना मतलब हमारे मानसिक तनाव को एक प्रकार से कम कर देता है। मतलब पहले से ही हम यह समझ लें कि नहीं, इस तरीके का चुनौती हमें मिलेगी नई जगह पे, हमें नया चीज़ों को समझना पड़ेगा, उससे निपटना पड़ेगा, तब हमें कठिनाइयाँ कम होगी और हम उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर पाएंगे और खुद को धीरे धीरे ढालने में आपको ना एक काफ़ी ज़्यादा सहज महसूस करेंगे, मतलब आपको अच्छा लगेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखें। तीसरा सुझाव, यदि हम यह मान कर चलें कि हर स्थान में कुछ न कुछ चुनौतियाँ होगी, तो हमें वहाँ ढालने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी। कहने का मतलब है कि आपको पहले से ही आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की मतलब इच्छा होनी चाहिए। आपके मन में वैसा होना चाहिए कि जब भी आप एक जगह कहीं रहते हैं और नए जगह पे जाएँगे, तो वहाँ पे कुछ नया मिलेगा। तो नया मिलेगा तो उससे आपको मतलब क्या बोलते हैं, उसका आपको सामना करना पड़ेगा, और जब आप एक बार ऐसी मानसिक स्थिति अपना बना लेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस निबंध का बॉडी पार्ट हमने काफ़ी अच्छे से देखने का प्रयास किया। अब इसका एक बेस्ट निष्कर्ष हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, तो आपका यह निबंध बहुत ही बेहतर निबंध हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष देखने का प्रयास करते हैं। न नैहरे सुख न ससुरे सुख, एक ये क्या बोलते हैं, ऐसे लिखेंगे कि निष्कर्षतः कह सकते हैं कि न नैहरे सुख न ससुरे सुख केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का एक कटु सत्य है। अब देखिए कैसे, अब देखिए यह कहावत बताती है कि जब व्यक्ति दो अलग अलग दुनियाओं में बटा होता है या थॉट में मतलब बटा होता है, तो वह कहीं भी पूरी तरीके से संतोष नहीं पा सकता। आप देखेंगे शादी के बाद एक महिला मायके और ससुराल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी मायके की आज़ादी नहीं मिलती, तो कभी ससुराल का पूरा अपनापन नहीं मिलता। तो इस तरीके से यह कहावत व्यक्त करता है और उस संदर्भों में यह बयां करता है कि यह कटु सत्य है कि व्यक्ति अपने असमंजस स्थिति में खुद को पाता है। यह हर उस व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करती है जो दो दुनियाओं के बीच कर कहीं भी पूरी तरीके से सहज महसूस नहीं करते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ शादी विवाह के मैटर पर ही नहीं, बल्कि किसी भी बदलाव में यह लागू होता है, चाहे नौकरी हो, स्थान परिवर्तन हो, रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब दो जब किनारों में फंस जाएंगे, तो व्यक्ति अपने को सहज महसूस नहीं करता। लेकिन यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, नई परिवेश को अपनाएं, तो जीना से और नए परिवेश में मतलब जीना सीख लें, तो यह द्वंद्व समाप्त हो सकता है। और जब एक बार यह द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, तो आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। लेकिन जब दो दुनियाओं या दो किनारों में फंसेंगे, तो आप सहज महसूस नहीं करेंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि यह इस आपकी वैसी एक मानसिक स्थिति को दर्शाती है, जब व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह, चाहे एक स्थिति से दूसरे जगह में जब वह फिट नहीं बैठता है, तब मतलब पूरी तरीके से यह कहावत इस परिप्रेक्ष्य में चरितार्थ होती है। लेकिन जैसे ही आप इसको समझ लेंगे, सोच लेंगे, आप सकारात्मक विचार बना लेंगे, आपकी थॉट मतलब अच्छी हो जाएगी, मतलब उससे संतुलन बनाने का आप प्रयास करेंगे, तो आपके मन से यह द्वंद्व समाप्त हो जाएगा और आप अपने को अच्छा फील कर पाएंगे। फिर आप लिखेंगे, पैरा चेंज करें, मंजिल वही पाता है जो राह से प्यार कर ले, जो हर हाल में मुस्कुराए वही संसार कर ले। अब देखिए इसका अर्थ है, जीवन में सफलता केवल वही पाता है जो अपनी यात्रा से प्रेम करता है, जो संघर्षों से घबराता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। अगर कोई केवल मंजिल की सोच कर काम करेगा लेकिन रास्ते की परेशानियों से घबराएगा, तो वह सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यक्ति को परिस्थितियों के सामने मुस्कुरा कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी सफलता हासिल आप कर सकते हैं। और कभी भी व्यक्ति को
परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुस्कुराकर उससे सामना करना चाहिए। और फिर आप लिखेंगे, इसलिए जीवन में बदलाव को स्वीकारें और हर परिस्थितियों में खुश खोजें और यह महसूस करें कि हर जगह कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का अवसर छुपा होता है। दोस्तों, जीवन में हर बदलाव, हर नई जगह, हर नया अनुभव हमें कुछ सिखाता है। जब हम नए लोगों से मिलते हैं, नए काम शुरू करते हैं, तो हमें नई चीज़ों को देखने और समझने का मौका मिलता है। ऐसी आप मनोदशा बनाइए। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो हर स्थिति में हम आगे बढ़ने का हमें अवसर मिलेगा, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं हो। दोस्तों, कहने का मतलब है कि व्यक्ति को समाज, नौकरी या रिश्ते या व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम बदलावों को स्वीकार करना सीख लें तो असंतोष कम होगा और खुशियाँ अधिक हो जाएगी। दोस्तों, हमने इस निबंध को काफ़ी अच्छे से लिखकर आपको बताया और आप इसे एक दो बार लिखकर, पढ़कर समझने का प्रयास करिएगा। और मैं नेक्स्ट नाइट में पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी जरूर करें। तब अब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।